एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सीमा रेखाएं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे आज। पहले तो हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़ेंगे। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, जैसे ड्यूरेंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है, रेड गल्फ रेखा है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। वो किन के बीच में है, किसके द्वारा निर्धारित की गई है, या कौन सी रेखा को कौन स्वीकार नहीं करता, कौन सा देश कौन सी रेखा को स्वीकार नहीं करता, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से रिलेटेड जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं वो सब पढ़ेंगे आज की वीडियो में। बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो अब तक पूछी गई हैं या पूछे जाने की संभावना है वो सभी आप देखेंगे आज के वीडियो में। इसके अलावा आप देखेंगे भारत में जितनी भी रेखाएं हैं, जितनी भी सीमाएं निर्धारित की गई हैं, या जो भी सीमाएं हैं भारत के राज्यों के बीच में, या फिर भारत की तटीय सीमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या थल सीमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उनसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या टॉपिक आते हैं, वो सब चीज़ें आप आज के एक ही वीडियो में देखेंगे। ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगा आप देखेंगे कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और कितनी इम्पॉर्टेंस है इन चीज़ों की, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार को भले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ना पूछे जाएं, लेकिन आप देखेंगे जब भारत से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा ये पिछले एग्ज़ाम्स में कितना पूछी गई हैं, और देखें आगे एग्ज़ाम्स जो होंगे उनमें भी पूछी जाएंगी, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, ये ज़रूर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरा, और आपका एक ही वीडियो में ये टॉपिक भी कवर होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए इस टॉपिक के लिए से कुछ भी नहीं बचेगा। आपका एक ही वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये टॉपिक जो है, ये वीडियो जो है और ये टॉपिक दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने इसको एक सेकंड का भी मिस किया तो बहुत बड़ा लॉस कर रहे होंगे आप, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी, और एंड तक वीडियो को देखना है। और फिर एंड में जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई चीज़ आपके माइंड में है और वो इस वीडियो में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा और एक ही वीडियो में आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सीमा रेखाएं, और सीमा रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो भी देश है, ठीक है, हर देश यानी प्रत्येक देश अपने देश की सीमा की रक्षा करने के लिए एक निश्चित सीमा का निर्धारण करता है। कोई भी देश हो, हर देश अपने देश की सीमा की रक्षा करने के लिए एक निश्चित सीमा का निर्धारण करता है। इसका एक मकसद ये भी है कि देशों को ये पता होता है, देशों को ये बात पता हो जाती है सीमा के निर्धारण से कि उन्हें अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक करना है, ठीक है। तो सीमाओं का निर्धारण इसीलिए किया जाता है, चाहे वो कोई भी सीमा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हों, चाहे राष्ट्रीय सीमाएं हों, कोई भी सीमाएं हों, थल सीमा हो या फिर तटीय सीमा हो, मतलब हर राज्य की, हर देश की एक सीमा होती है, और वह सीमा का निर्धारण भी इसीलिए किया जाता है। एक तो रक्षा के पर्पज़ से भी जो है सीमाओं का निर्धारण होता है। दूसरा, राज्यों को, देशों को ये बात पता होती है कि उन्हें अपने देश का, अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक करना है, ठीक है। और अगर कोई सीमा का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाता है तो वो घुसपैठ माना जाता है। तो जो है सीमाओं का निर्धारण भी बहुत जो है ज़रूरी है, और इसीलिए सीमाओं का निर्धारण किया गया है। बहुत सी सीमाएँ ऐसी हैं जिनका निर्धारण जो है बहुत से ऐसी हैं जो प्राकृतिक हैं, ठीक है, तो उनको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो कभी नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन जो किसी के द्वारा निर्धारित की गई हैं उन्हीं सीमा रेखाओं से जो है क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो प्राकृतिक सीमाएं भी हैं, आई थिंक मैंने उसके लिए कोई वीडियो अलग से नहीं बनाया, लेकिन कोई वीडियो है जिसमें मैंने वो चीज़ें बताई हुई हैं कि प्राकृतिक जो सीमाएँ खुद से बन जाती हैं। तो आई थिंक महाद्वीप वाला वीडियो होगा, या फिर
घास के मैदान वाला ऐसा कुछ वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। फ़िलहाल वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसका अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं सीमा रेखाएं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं, ड्यूरेंट रेखा, ठीक है। ड्यूरेंट रेखा किसके बीच में, सबसे पहले देखें रेखा का नाम देखेंगे हम, फिर वो किसके बीच में, और सबसे लास्ट में देखेंगे कि उसका निर्धारण किसने किया है या फिर कौन सा देश इसे स्वीकार नहीं करता, ठीक है। तो दो ही रेखाएं ऐसी हैं जिनके बीच में जो है विवाद है। एक रेखा को चीन नहीं मानता और एक रेखा को भारत नहीं स्वीकार करता, ठीक है। दो ही हैं ऐसी, तो उनको भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूरेंट रेखा। तो ड्यूरेंट रेखा जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूछी जा चुकी है। ड्यूरेंट रेखा किनके बीच में है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। ये 1886 में सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट द्वारा निर्धारित की गई थी। ड्यूरेंट रेखा किसके द्वारा निर्धारित, और देखें जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं तो उनके जो निर्धारण करता है उनके नाम पर ही उनका जो है नाम पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप इजीली जो है ये चीज़ तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि जिनका आप ऑप्शन में होंगे तो वह तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे ही ना, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। और मतलब बहुत ईजी भी है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं उनके जो नाम हैं उन सभी के नाम जो उन्हीं के नाम पर पड़े हैं जिन्होंने इनका निर्धारण किया है, ठीक है। तो इसलिए ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बस इतना ध्यान रखें कौन से वर्ष में जो है इनका निर्धारण किया गया है, ये पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि वो किनके बीच में हैं। हो सकता है ये भी पूछ लें कि किस वर्ष उनका निर्धारण हुआ है, तो वर्ष आप ध्यान रखें। ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है और 1886 में सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट द्वारा निर्धारित की गई है, ठीक है। फिर है मैकमोहन रेखा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है और ये कितनी है, 1120 किलोमीटर लंबी ये रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। चीन कौन सी रेखा को स्वीकार नहीं करता अगर पूछा जाए तो ध्यान रखें चीन जो है मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता। किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। और इसकी जो सीमा है वो कितनी है, 1120 किलोमीटर है। और ये जो है किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, सर जो मतलब सभी जितने भी हैं वो सभी उनके नाम पर ही हैं, ठीक है। तो सर हेनरी मैकमोहन द्वारा जो है ये निर्धारित की गई थी और चीन इसे स्वीकार नहीं करता। फिर नेक्स्ट देखें रेडक्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा जो कि 1947 में जो है भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। कौन सी रेखा, रेडक्लिफ रेखा। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में इसका निर्धारण हुआ था। जो भारत पाकिस्तान सीमा के जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका निर्धारण किया था। फिर नेक्स्ट है 17वीं समानांतर रेखा, ठीक है। 17वीं समानांतर रेखा जो है किसके बीच में है, वो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। और ये वियतनाम के एकीकरण के पहले ये देश को 2 भागों में बांटती थी। 17वीं समानांतर रेखा जो थी वो एकीकरण जब हुआ है वियतनाम का, उससे पहले ये वियतनाम को 2 भागों में बांटती थी 17वीं समानांतर रेखा। फिर देखें अगली है 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पर ध्यान दें, इसमें एक तो मैकमोहन रेखा है जो कि चीन उसे स्वीकार नहीं करता, और एक ये रेखा है 24वीं समानांतर रेखा जो कि किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का जो कच्छ क्षेत्र है उसकी ये रेखा सही निर्धारण करती है कच्छ क्षेत्र का, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता, ठीक है। तो चीन किस रेखा को स्वीकार नहीं करता, मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता। भारत जो है वो किस रेखा को स्वीकार नहीं करता अगर पूछा जाए तो 24वीं समानांतर रेखा जो है उसको भारत स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का ये सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। ये 2 ही हैं ऐसे जिनको मतलब जो है देश स्वीकार नहीं करते, एक मैकमोहन रेखा और एक 24वीं समानांतर रेखा, बाकी में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, ये कोरिया को 2 भागों में बांटती है। फिर नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा, ये अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है।
देखिए आप, ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, बस आपको ध्यान सिर्फ रखना है कि किसके बीच में है और किस वर्ष उनका निर्धारण हुआ है। तो एक ही अभी तक ऐसी 2 आई हैं जिनमें वर्ष दिया गया है, बाकी किसी में वर्ष नहीं दिया जाता क्योंकि वर्ष पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा निर्धारित है वो तो बहुत ईजी है कि उन्हीं के नाम पर निर्धारित की गई हैं। ठीक है, तो और बाकी जो है जैसे 49वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा, 24वीं समानांतर रेखा, तो ये इस तरह के जो है इनके कोई नाम नहीं है, तो इनका जो है निर्धारणकर्ता भी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके बीच में है 49वीं समानांतर रेखा, ये अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है। फिर है हिंडनबर्ग रेखा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछी जा चुकी है। और हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में, ये प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि ये पिछले किसी एग्जाम्स में पूछा गया है, ये रिपीटेड है। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी रेखा है जहाँ से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना वापस लौटी थी, कौन सी रेखा से। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना हिंडनबर्ग जो रेखा उससे वापस लौटी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। फिर है नेक्स्ट ओर्डनास रेखा। ओर्डनास रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। तो सेकेंड जो वार हुआ था वर्ल्ड वार, तो यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी रेखा निर्धारित की गई थी, वो है ओर्डनास रेखा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी और वह जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। ये 11 ही हैं, 11 से 12, और अगर एक दो और छोटी छोटी मिला दे तो 13 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो देखें रेखा का नाम है मैगिनाट रेखा। ये जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है और जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी। कौन सी, मैगिनाट रेखा, जो कि जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है। नेक्स्ट है सीज़फायर रेखा। ये भी जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में, और जर्मनी ने ये रेखा बनाई थी। सीज़फायर रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है, तो इसमें से जर्मनी ने ये रेखा बनाई थी। ठीक है, फिर है मेन रहीम रेखा, रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। मेन रहीम रेखा किसके बीच में, रूस एवं फिनलैंड के बीच में। तो बस इतने ही हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, इससे बाहर कभी नहीं पूछी गई हैं कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं में से पूछे जाते हैं, क्योंकि यही हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। इसके बाद जो भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, मैंने उनके बारे में नहीं देखा कभी भी एग्ज़ाम्स में आते हुए। पिछले मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर जो है गूगल पर से सर्च करके चेक किए हैं कि वहाँ पर इससे अलावा जो है कहीं नहीं पूछे गए हैं कोई भी क्वेश्चन, और इसके अलावा कहीं आपको सर्च करेंगे तो मिलेंगी भी नहीं रेखाएं, क्योंकि उनको इतना नहीं पड़ता है कोई भी, क्योंकि वो नहीं पूछी जा सकती। ठीक है, क्योंकि और जो है वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और बिल्कुल मुख्य नहीं मानी जाती हैं, वो मुख्य जितनी है वो आपको यहाँ पर मिल गई हैं। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। अब हम देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के वीडियो का, वो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से रिलेटेड बस इतना ही है कि वो किन के बीच में है, बस यही पूछा जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेखा का नाम और वह किसके बीच में है, बस इसमें कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो आप चाहें तो कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको जो है कन्फ्यूज़न ना हो कि वह किन के बीच में है, बस इससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाता वहाँ से। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें कहाँ पर हैं जिसमें हमें याद करने में बहुत दिक्कत होती है, वो चीज़ें अब आप देखेंगे, जो कि है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उनके पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश और उसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से रिलेटेड अब आप देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक चीज़ को आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके, चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले लें। स्क्रीनशॉट्स लेंगे बहुत सारे हो जाएंगे, नोट वैसे भी आपको करना पड़ेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके, चाहे तो वीडियो को डाउनलोड करके आप जो है नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो है सबसे पहला पॉइंट देखें, भारत की कुल 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा है, 92 ज़िलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला पॉइंट ये है कि अगर पूछा जाता है भारत की कुल सीमा जो है वो कितने किलोमीटर है या कितने एरिया में है। ठीक है, तो भारत की कुल जो सीमा है, ठीक है, भारत की टोटल पूरे देश की जो कुल सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। और ये सीमा रेखा कितने ज़िलों से या कितने राज्यों से होकर गुजरती है पूछा जाए, तो ये जो है
92 ज़िलों से और 17 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की सीमा, ठीक है। और कुल सीमा का क्षेत्र कितना है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें भारत की तटीय सीमा। अब तटीय सीमा की बात हो रही है, ये थी ऑल, यानी तटीय भी और थल सीमा जो है वो पूरी है, ये कंप्लीट 15,200 किलोमीटर, जिसमें से अब देखें आप तटीय सीमा कितनी है। तो भारत की तटीय सीमा जो है 7,516 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें, ये ना हो कि बस देखा और निकाल दिया। एक एक चीज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लें, शायद ही कोई पेपर हो जहाँ ये टॉपिक ना हो। आप अभी देखेंगे वीडियो को लास्ट तक, आप यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पाएंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। भारत की तटीय सीमा जो है वह 7,516 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है स्पर्श करती है। अगर पूछा जाता है कि भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो वह 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनसे तटीय सीमा जो है स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है, ठीक है, यानी 6100 किलोमीटर सिर्फ केवल तटीय सीमा। तो सोचिए तटीय सीमा इसका मतलब ज़्यादा है और थल सीमा बहुत कम है। देखिए 7,516 किलोमीटर है तटीय सीमा, जिसमें से 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर केवल प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा है। अब प्रायद्वीप भारत किसे कहते हैं? जैसे भारत का नक्शा जो होता है उसमें एक ये पॉइंट होता है नीचे, ठीक है, ये श्रीलंका यहाँ पर, तो ये जो इतना हिस्सा है ये वाला, ये प्रायद्वीप कहलाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो भी भूमि का टुकड़ा या भूमि का हिस्सा 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। 3 तरफ से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप भी कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने महाद्वीप वाले वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 3 तरफ से ये घिरा हुआ है। आप भारत का मैप देखें, ये जो है 3 तरफ से पानी से घिरा है, इधर भी और ये, ठीक है। तो 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो होता है नीचे वाला भारत का, ये यहाँ से बस इतना ये होता है प्रायद्वीप भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो तटीय सीमा रेखा है ये वाली, ठीक है। तो केवल यही 6100 किलोमीटर है और बाकी कितना बचा? 1000 और कुछ बचा, ठीक है। तो वो है तटीय सीमा ऊपर वाले हिस्से की भारत का, मतलब एक जो उत्तरी हिस्सा है और एक नीचे जो है दक्षिणी हिस्सा है। तो उत्तरी हिस्से की कम है, बहुत कम है, और आप देखें दक्षिणी हिस्से की यानी कि प्रायद्वीप भारत की 6100 किलोमीटर है तटीय सीमा रेखा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। इम्पॉर्टेंट है ये, भारत के केवल 5 ही राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। केवल 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो ये हैं 5 राज्य जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और तटीय सीमा को जो है स्पर्श नहीं करते। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर पूछा जाए कितने राज्य ऐसे हैं भारत के जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा को स्पर्श नहीं करते, तो केवल 5 हैं बीच के, ठीक है। नक्शा देखें आप, मैप देखें, बिल्कुल बीच बीच के हैं सभी, तभी तो किसी को जो है स्पर्श नहीं करते, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या तटीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। बीच में तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी तटीय सीमा, देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ एक शर्त ये भी है कि तटीय सीमा को भी स्पर्श ना करते हैं, वो केवल 5 ही हैं। और ये हैं 5, आप जो है इनको जो है ध्यान रखें, और ये जो है ऑप्शन में आपके हो सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो 5 जो है आप ध्यान रखें, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, केवल 5 ही ऐसे राज्य हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को या तटीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। अक्सर पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। आपने मोस्टली ऐसा देखा होगा, क्विज़ वगैरह करते हैं आप टेलीग्राम पर, आप यहाँ वो भी ये जो क्वेश्चन है अभी कल या उससे पहले के किसी क्विज़ में ये क्वेश्चन भी आया था कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, वो है गुजरात। तो भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश सबसे लंबी। तो दूसरे नंबर वाला नहीं पूछा जाता, ठीक है, पहले नंबर का ही कोई पूछा जाता है। यह सबसे बड़ी, सबसे लंबी यही पूछा जाता है।
तो भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है और इसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश की है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आपको सब कुछ एक ही वीडियो में देना है, ठीक है, क्योंकि एक ही टॉपिक के लिए दो वीडियो बनाना बेकार है, टाइम वेस्ट करना है, इसलिए सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो बड़ा हो सकता है तो धैर्यपूर्वक वीडियो को ज़रूर देखें, ये ना सोचें वीडियो बड़ा है मुझे नहीं देखना, तो ठीक है आपका ही लॉस होगा, ठीक है। वीडियो को कम्प्लीटली देखें, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, ठीक है। देखें त्रिपुरा मतलब त्रि लगा है ना, यानी 3 तरफ से वो घिरा है त्रिपुरा, ठीक है, इसीलिए उसका नाम है त्रिपुरा। और 3 तरफ से घिरा हुआ है तो 3 तरफ से वो किस राज्य से घिरा है, अगर पूछा जाता है त्रिपुरा 3 तरफ से किस राज्य से घिरा है तो वो किस से घिरा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के 7 पड़ोसी देश भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। तो पूछा जाए अगर भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं, या फिर ऑप्शन इस तरह से हों कि इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत की जो है थल सीमा को स्पर्श करने वाला है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से 3 तो नहीं होंगे, 1 होगा, ठीक है। तो आपको उन 7 को जो है याद करना होगा कि उस ऑप्शन में 7 में से ही कोई 1 होगा, ठीक है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। वो 7 कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफ़गानिस्तान। ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आप 7 के नाम याद रखें, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफ़गानिस्तान। इन सब की ट्रिक जो है आपको जल्दी ही टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और आपकी जो भी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स आपकी डाली गई हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, और भी जो भी ट्रिक आप मुझे मिलेगी वो मैं जो हूँ इससे रिलेटेड डाल दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ताकि आपको जो है आसानी से ईज़िली याद हो जाए, ठीक है। बहुत सी ट्रिक मैंने डाली हुई भी हैं, जैसे मैकमोहन रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, या कर्क रेखा जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, मकर रेखा, इसकी ट्रिक जो है मैं डाल चुकी हूँ, और भी जो भी मुझे ट्रिक मिलेगी वो मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो ये 7 देश हैं जो थल सीमा को स्पर्श करते हैं। फिर नेक्स्ट देखें आप, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब किसी देश से दूसरे देश के जो बीच में होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है या बनाता है? तो भारत जो है वो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है, जो कि केवल 80 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि जो भारत का मैप देखें आप, तो उसमें जहाँ पर अफ़गानिस्तान है देखेंगे आप, तो अफ़गानिस्तान क्योंकि पड़ोसी देश है, तो अफ़गानिस्तान को आप देखें और भारत के मैप को देखें तो उनके बीच का जो एरिया जितना वो स्पर्श करता है वो सबसे छोटा है, सबसे कम है। यानी पाकिस्तान का आप देखें, आप नेपाल का देखें, चीन का देखें, तो उनके एरिया ज़्यादा हैं। तो सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है? वो है अफ़गानिस्तान की, मतलब सीमा रेखा नहीं, स्पर्श करने वाला, ठीक है, हिस्सा जो है सबसे छोटा है। यानी भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है, जो कि कितनी है? 80 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हैं वह है श्रीलंका और मालदीव, और कोई भी जो है तटीय सीमा रेखा के साथ नहीं जुड़े हैं। जितने भी पड़ोसी देश आपने पढ़े वो कोई भी जो है तटीय सीमा रेखा से स्पर्श नहीं करते। केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो भारत की तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? वो श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है जो उनको अलग करता है, या ऐसा पूछा जाए कि भारत को श्रीलंका से कौन सी चीज़ अलग करती है? तो मैंने आपको बताया हुआ पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य। अब पाक है तो आप पाकिस्तान की साइड ना समझें, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान है ऊपर साइड में
भारत के मैप में पाकिस्तान ऊपर साइड में है और श्रीलंका नीचे है। तो श्रीलंका और भारत देखें आप, ये जो होता है मैप और ये यहाँ पर श्रीलंका है, तो इन दोनों के मध्य में क्या चीज़ है ये जो अलग करती है दोनों को, ये है पाक जलडमरू मध्य। और पाक जलडमरू, पाक से आप पाकिस्तान में कन्फ्यूज़न ना हो तो पाक जलडमरू मध्य इसको कहते हैं। जलडमरू मध्य को आप जल संधि भी कह सकते हैं। और जल संधि किसे कहते हैं ये मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में बताया हुआ है। जल संधि बहुत ही संकरा हिस्सा होता है जिससे जो है दो जल के जो क्षेत्र होते हैं उनको जो है बीच में एक संकरा सा रास्ता होता है जो कि ऐसा होता है जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सके, वो भी किसी शिप या नौका के द्वारा जाया जा सके। कोई कंक्रीट या सीमेंटेड रोड नहीं होता, वो भी एक पानी का ही एक रास्ता होता है, लेकिन वो कुछ ऐसा होता है कि डिवाइडेशन होता है, ठीक है। तो वो जल संधि बोलते हैं, यानी जो दो चीज़ों को जोड़ता है। संधि मीन्स होता है जोड़, जहाँ पर दो चीज़ों का जोड़ होता है वहाँ पे संधि होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये पाक जलडमरू मध्य है, यानी पाक जल संधि है जो श्रीलंका और भारत को जो है अलग करती है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना आपको, दो ही पड़ोसी देश हैं ऐसे जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हैं, एक तो श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। फिर देखें नेक्स्ट, ऐसे देश जो थल एवं जल दोनों सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। मतलब भारत के ऐसे कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ थल और जल दोनों सीमा बनाते हैं, वो कौन से हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जो हैं भारत के साथ थल और जल दोनों सीमा बनाते हैं, यानी थल सीमा के साथ भी ये स्पर्श करती है इनका क्षेत्र, और तटीय सीमा से भी, ठीक है, यानी जल सीमा से भी। तो दोनों ही सीमाओं से ये स्पर्श करते हैं। वो कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये जो है दोनों ही सीमाओं के साथ जो है स्पर्श करते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य जो हैं प्रदेश जो हैं वो शासित प्रदेश वो सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, यानी पाकिस्तान के साथ जो है किस किस राज्य की सीमा जो है लगी हुई है, या कह लें कि बॉर्डर पर कौन कौन से राज्य हैं ये कह सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। पहला तो पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। फिर ये तो हो गए 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। फिर केंद्र शासित प्रदेश देखें, जम्मू कश्मीर और लेह। ये 2 जो हैं जम्मू कश्मीर और लेह जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं ये भी, और 3 ये हो गए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कुल 5 हो गए, 3 तो ये हो गए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और 2 हो गए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लेह। मतलब कुल मिलाकर 5 राज्य जो हैं वो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो 3 तो हो गए राज्य, 2 हो गए केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट है चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश साझा करते हैं। देखिए इन्हीं में कन्फ्यूज़न होता है, आपको इन्हीं को बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि पाकिस्तान आप मैपिंग के थ्रू पढ़ें, आप जब भी पढ़ें तो एक मैप को लेके पढ़ें। आप जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ पर एक मैप लगा लीजिए, जहाँ पर आप बैठकर स्टडी करते हैं अपने सामने वाली वॉल पर जो है आप मैप लगा लीजिए। जो भी पढ़ें आप मैप के थ्रू पढ़ें, तो आपकी चीज़ें जो हैं आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में वो चीज़ें एक बार में ही एकदम फिक्स हो जाएंगी। आपको जो है कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रटा हुआ कभी याद नहीं रहता, आपको समझा हुआ हमेशा याद रहेगा। तो कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है ये। और ये अगर आप रटेंगे भी तो आप ज़रूर कन्फ्यूज़्ड हो जाएंगे, क्योंकि इतने राज्य हैं और इतनी सीमाएं हैं कि आप जो है इनमें कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगे। तो मैपिंग के थ्रू पढ़ें, जब भी आप ये पढ़ें ये टॉपिक तो आप मैप को ज़रूर सामने रखें, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। तो पहला तो पाकिस्तान वाले आपने देख लिया, आप पाकिस्तान मैप में देखें कि पाकिस्तान कहाँ पर है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात कहाँ पर है, और ये जम्मू कश्मीर और लेह कहाँ पर, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। फिर जब आप चीन को देखेंगे कि मैप में चीन कहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी चीन के बॉर्डर पर हैं। वो कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हो गए। और 2 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो देखें जम्मू कश्मीर और लेह।
देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर लेह जो है पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है और चीन के साथ भी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप जो है याद रख सकते हैं इसको। तो केंद्र शासित प्रदेश जो दो हैं वो पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। बाकी राज्य उसके अलग हैं। पाकिस्तान के साथ था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। और चीन के साथ जो सीमा साझा करते हैं राज्य वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? पूर्व में है, ठीक है। तो फिर देखिए आप ये हो गया, ठीक है। अब देखिए नेपाल के साथ, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ, ठीक है। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक तो उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं यानी बॉर्डर पर हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये सभी जो हैं नेपाल के बॉर्डर पर हैं, मतलब नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये तो आपको ज़रूर पता होगा, इसमें आपको शायद याद ना करना पड़े क्योंकि नेपाल से रिलेटेड चीज़ें आपको ज़रूर पता होंगी। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें क्लियर ना हो, लेकिन हम लोगों को है क्योंकि हम लोग इसी साइड रहते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल जो है ये 5 जो राज्य हैं ये जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये भूटान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 4 राज्य। आपको संख्या भी याद रखनी है, केवल राज्यों के नाम ध्यान रखने ही हैं, आपको संख्या भी याद करनी है क्योंकि हो सकता है आपसे राज्य ना पूछकर संख्या ही पूछ लें। तो अगर संख्या आप पूछ लेते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा ईजी हो सकता है, आपको जो है राज्यों में फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में कभी कन्फ्यूज्ड हो जाओ, संख्या पूछी जाए तो शायद कन्फ्यूज़न ना हो क्योंकि संख्याएं ध्यान रखना थोड़ा इजी है, ठीक है। तो आप संख्या भी ध्यान रखिए और नाम भी ज़रूर ध्यान रखिए और मैपिंग के थ्रू पढ़ें। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे आप तो कभी एग्ज़ाम टाइम में आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर ध्यान दें कि अरुणाचल प्रदेश जो है कई सारे देशों के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। तो आपको बस इसी में जो है ध्यान रखना है, जब आप मैप में पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है, वो कहाँ पर है और उसके आसपास क्या क्या है, फिर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है 4 राज्य सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट, अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है केवल 80 किलोमीटर, वो है लद्दाख, ठीक है। और लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, पहले नहीं था अब है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें लद्दाख को भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि लद्दाख जो है वो भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सीमा साझा करता है और वो है लद्दाख। लद्दाख ही है जो कि 80 किलोमीटर है, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। फिर देखिए पाक चल डमरू मध्य यानी पाक चल संधि, जो कि अभी मैंने बताई, भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक चल संधि है यानी पाक चल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी दोनों जो है श्रीलंका को भारत से अलग करती हैं। अगर ऑप्शन में पाक चल डमरू मध्य या फिर मन्नार की खाड़ी है तो आप दोनों ही जो है ध्यान रखें, मन्नार की खाड़ी भी हो सकता है ऑप्शन और पाक चल डमरू मध्य भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ें हैं भारत और श्रीलंका के बीच में जो दोनों को अलग करती हैं, दोनों का जो है एक सीमा जो है निर्धारण करती हैं, एक तरह से दोनों को अलग करती हैं, ठीक है। तो पाक चल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी दोनों जो है श्रीलंका को भारत से अलग करती हैं। फिर देखिए पाक चल डमरू मध्य को पाक चल संधि के नाम से भी जाना जाता है, मैंने इसलिए लिख दिया है। केवल पाक जल डमरू मध्य नहीं, किसी भी जल डमरू मध्य को जल संधि बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए भी लिख दिया है ताकि आप जो है थोड़ा ध्यान रखें। तो जल डमरू मध्य को जल संधि बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। तो देख लें आप, स्ट्रेट अगर आता है तो वहाँ पे जल संधि की ही बात हो रही है, यानी जल डमरू मध्य की ही बात हो रही है। तो आप जल डमरू मध्य कहें या जल संधि कहें या स्ट्रेट कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इतना ही नहीं बल्कि कंप्लीट है, इस टॉपिक से रिलेटेड एकदम कंप्लीट टॉपिक है ये, और पूरे भारत
को आपने देख लिया। पूरे भारत के मैप आप देख सकते हैं, जितनी भी सीमा रेखाएं हैं वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं इस वीडियो में। इसके बाद अब कुछ भी नहीं है आपका पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके लिए अगर आप कहेंगे कमेंट कर सकते हैं आप, अगर जो है आपको MCQs चाहिए इसके, क्योंकि MCQs से क्या होता है चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं ज़्यादा। तो अगर इस टॉपिक का आपको MCQs चाहिए तो आप बताएं मुझे, मैं इसके क्वेश्चन तैयार कर दूंगी, MCQs भी करवा दूंगी आपका, या फिर आप कहें तो टेलीग्राम ग्रुप पर जो है इसका MCQs करवा दूंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा इसको, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल नहीं कन्फ्यूज वाला है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है इसमें, तो इसलिए शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी पहुँचे। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ेंगे जब आप एक ही जगह पे, तो आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्या होता है कई बार हमने एक क्वेश्चन का आंसर एक जगह पढ़ा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरी जगह पढ़ा, तो उसमें जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। मान लीजिए हमने जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य एक जगह कहीं भी पढ़ लिया, उसके बाद दूसरी चीज़ हमने इसी से रिलेटेड कुछ और कहीं और पढ़ी, ठीक है, तो हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब हम सारी चीज़ों को एक जगह पढ़ेंगे, एक ही जगह नोट करेंगे, तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में लिया हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।